तो कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले को लेकर जो 3 रुकनी बेंच के सामने जो समाअत चल रही थी, वो समाअत आज की समाअत मुलतवी हुई। आज काफ़ी देर तक इस पर गुफ्तगू हुई है और फिर अगले दिन 2:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी हुई, यानी कि अगले रोज़ 2:30 बजे फिर इस पर समाअत शुरू होगी। अब इस मुद्दे से अलग आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इंतखाबी जंग का। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 3 रियासतों में वोटिंग हो रही है। गोवा में जहां 40 सीटें हैं कुल, वहां आज ही वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। उत्तराखंड जहां कुल 70 सीटें हैं, वहां आज एक ही फेज में वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरी रियासत है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 7 मरहलों में इलेक्शन होने हैं। आज दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अच्छा खासा वक्त निकल चुका है और अब समझा जा सकता है कि बस चंद घंटे ही रह गए हैं। ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है उससे क्या अंदाज़ा मिलता है, इस पर कुछ बात हो सकती है। किस तरह इस बार 2022 का चुनाव 2017 से मुख्तलिफ है, या क्या ये 2017 की तरह का है या फिर 2012 की तरह का है या उससे पहले की तरह का है, और इस बार इंतखाबात में क्या क्या मुद्दे हैं। क्या इस बार चूंकि 2017 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद अभी 22 में इलेक्शन हो रहा है, तो 17 से 22 के बीच में कोविड, खासतौर से कोरोना के दूसरे लहर के दौरान जिस तरह की तबाही का मंजर देखा गया था, क्या वो मुद्दा बनेगा, वो मुद्दा बन रहा है। क्या किसान आंदोलन का असर दूसरे मरहले के तहत आने वाले अजला यानी जिलों के भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर पड़ेगा, और क्या जो बरसर इक़्तिदार जमात है यानी बीजेपी सत्ताधारी दल जिसे हम बरसर इक़्तिदार जमात कहते हैं, तो क्या उनका जो दावा है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है, हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, तो आवाम हम पर फिर से भरोसा करेगी। तो ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपको हम बताएं कि इन अजला में जो वोटिंग हो रही है, इनमें एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की भी है जो छोटे बिजनेस यानी जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे लेवल पे जिनका बिजनेस होता है। जैसे रामपुर में हालांकि वो काफ़ी वो जो सनत है काफ़ी नीचे चली गई। रामपुर की चाकू बड़ी मशहूर थी। मुरादाबाद में पीतल की का कारोबार वहाँ काफ़ी ज़ोरों पर होता है। इसी तरह से पिछले इसमें हमने देखा था अलीगढ़, वहाँ पे ताले का ये मामला था। तो इसमें क्या हर बार इसको इस तरह से देखना कि जात की बुनियाद पर गुलबंदी हो रही है या फिर बाइपोलर इस बुनियाद पर हो रहा है, जैसा एक जमात की कोशिश है कि ये रिलीजियस ग्राउंड पर बंटवारा हो जाए, उस तरह से कुछ वोटिंग हो जाए। क्या कुछ फैक्टर है जो इसमें काम कर रहा है? कैंपेन के तक क्या माहौल था और वोटिंग जब अब लगभग मुकम्मल होने वाली है तो क्या माहौल है? हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट और मोहम्मद अमीन पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और साथ ही हमारे साथ रोहित भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, और रोहित मौजूद है इस वक्त बिजनौर पे। प्रेम कुमार जी और मोहम्मद अमीन साहब, आप दोनों का इस्तकबाल है। एक छोटा सा रिएक्शन अपने नुमाइंदे से ले लेता हूं, चूंकि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बिजनौर से। उसके बाद आप दोनों के पास आता हूं। रोहित, क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? कितना जोश अब दिख रहा है? क्या कतारें अब भी हैं वोटरों की? मुद्दे क्या हैं जो आपने लोगों से बातचीत की? बिजनौर की सूरत हाल बताइए। जी बिल्कुल, बिजनौर की इस समय हम चांदपुर विधानसभा में मौजूद हैं और उससे पहले हमने कई विधानसभा का दौरा किया और इस समय तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस समय जो समय है बिल्कुल भी भीड़ नजर अब नहीं आ रही है। 5 बजे के बाद जो सुबह से उत्साह देखा जा रहा था अब वह कम है। हालांकि अभी कुछ समय शेष रह गया। रानी कृष्णा कुमारी ब्लॉक में मौजूद है। चांदपुर विधानसभा है यहाँ, जहां पर बीजेपी की मौजूदा विधायक कमलेश सैनी को टिकट दिया गया है, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और वहीं जो समाजवादी और आरएलडी की प्रत्याशी हैं स्वामी ओमवेश, और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर शकील हाशमी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता से ही जानते हैं, जो वोटिंग करके आए हैं उनसे ही पूछते हैं किन मुद्दों पे वोट की जा रही है। किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा जी, किन मुद्दों पे वोट की जा रही है? मुद्दे जो हैं, मुद्दे यहाँ पर शिक्षा के हैं, विकास के हैं, रोजगार के हैं, कानून व्यवस्था के हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद, किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है?
ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है अपना क्षेत्र। सड़कें, वातावरण यहाँ का, पॉल्यूशन, जल भराव की क्या समस्या है यहाँ जल पर? भराव की आप देख सकते हैं बिजनौर रोड पर, ये बिजनौर रोड जाके देख लो सर। मौजूदा हालत में है। तो उन्हीं को देख के आपने वोट किया है। क्या नाम है आपका? मैं सुहेल सैफी नाम। क्या नाम है? सुहेल सैफी। किन मुद्दों पे वोट किए हैं आपने? हमने साइकिल को देख के वोट किया है कि जो शिक्षा के विभाग में हम बहुत पीछे हैं यहाँ का वर्ग, और बहुत कानून व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ की, और सड़कें वगैरह बिल्कुल डल है। अच्छा, आप एक युवा हैं, और क्या जैन में है और किन मुद्दों पे आज वोट की गई है? देखिए, शिक्षा का जो मामला है ना, यहाँ करीबन 5 साल पहले एक इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित हुआ, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। दूसरा, एक हमारे यहाँ स्टेडियम बनाया गया था, उस स्टेडियम में जल भराव है। तीसरा, हमारे यहाँ सड़कों की इतनी खस्ता हालत है, आपके भी बैक पेन हो गया होगा अच्छा खासा सड़कों पर चलते हुए। और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था का यहाँ मामला, आफ्टर सनसेट यहाँ पर चालान होते हैं, जबकि आफ्टर सनसेट बड़ा अजीब सा मसला होता है दोपहिया वाहनों के चालान करने का, तो बड़ा मसला है यहाँ पे। आम आदमी बहुत परेशान है। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत कितना रहता है यहाँ पर? उत्साह कितना देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर? क्योंकि अभी तो समय कम रह गया, भीड़ नहीं है मतदान केंद्र पर। जी, वोटिंग सुबह बहुत ज्यादा उत्साह था। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 65 से 70% पोलिंग यहाँ पर हो चुका है, और सुबह अच्छी खासी लंबी लंबी यहाँ तक कतारें थी, और अब चूंकि दिन ढलाया है तो अब वोटिंग थोड़ा हल्का है। क्या नाम है अंकल आपका? किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? विकास के ऊपर करा जा रहा था। देखिए, सड़क देखिए, बिजनौर बाईपास पे निकल नहीं सकते, अंदर जाम लगा हुआ है। उधर जाओ, हमारी रोड है, फिना रोड है, आज तक नहीं बनी। इतने गड्ढे हैं कि नौगांव तक पहुंचना भी फिना तक मुश्किल है बहुत। क्या नाम है आपका? शमीन जी, किन मुद्दों पे वोट किया? कि सबसे अहम जो है, जो प्रशासन का अत्याचार आम जनता पे चल रहा है, हम तो उसको खत्म करने के एतबार से अपना वोट कर रहे हैं। ठीक है रोहित, शुक्रिया आपका। मैंने सुना आपने जो सवालात किए, लोगों के जो जवाबात थे। मैं थोड़ा अब अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगा रोहित, और इस बीच अगर आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंच सकते हैं तो वहां पहुंचे, ताकि कुछ देर के बाद आपको वहां से ज्वाइन कर लें। प्रेम कुमार जी और मोहम्मद अमीन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि अब जो 3 बजे तक का जो ऑफिशियल डेटा है परसेंटेज का, वो है 51.93। एक तो ये परसेंटेज जो 3 बजे तक अगर 52% है, तो ये 6 बजे तक कहां तक पहुंच सकता है, इसके क्या माने मतलब निकल सकते हैं। दूसरा, एक तरफ जो है विकास के नाम पर जब पूछा जाता लोगों से किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, तो हम विकास के मुद्दे पर, तो समझ में ये नहीं आता कि विकास हुआ है इसलिए वोट कर रहे हैं, या विकास का इंतजार है इसलिए वोट कर रहे हैं। बहरहाल, तो मैं आपके पास आता हूं प्रेम कुमार जी, तस्वीर कितनी बदल सकती है 17 से? ये चुनाव कितना अलग है 22 का? क्या ये 12 के जैसा है या 17 के जैसा है? चूंकि 55 सीटों में 38 सीटें बीजेपी के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास 15 सीटें थी। प्रेम कुमार जी। जी विशाल जी, इस चरण का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस चरण में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, सरकार वही बनाता है। गौर कीजिएगा, जैसे आपने बताया कि बीजेपी को 55 में 38 सीटें मिली थी, तो सरकार बीजेपी की बनी। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 40 सीटें हासिल की थी 55 में, और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसने भी मेरा ख्याल है 35 सीटें हासिल की थी। तो आप देख रहे हैं कि जो इस सीट में आगे आता है, बढ़त लेता है, उसकी सरकार बनती, ये ट्रेंड दिख रहा है। बड़ा दिलचस्प ये आपने ये पहलू निकाला है, और मुझे लगता है कि इस पहलू पे थोड़ा सा ठहरा जाए। अब मोहम्मद अमीन साहब, मैं सिर्फ इस पहलू पर आपकी राय जानना चाहता हूं, जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जब जिस पार्टी की सरकार बनी स्टेट असेंबली में, उस पार्टी ने इस फेज में 55 में से 30 के पार सीटें हासिल की। क्योंकि पहले फेज का चुनाव हुआ था, उसके बाद दूसरे फेज का चुनाव हुआ है, हाँ। और 7 फेजों में चुनाव होना है, हाँ। तो अभी ये देखना होगा क्या रुख है, किस तरह की सीटें आएंगी, किस किस की सीटें आएंगी, अभी कहना बहुत जल्दी है। मेरे हिसाब से जो इन्होंने कंपेयर किया है वो तो ठीक है, इस 37, 44 या 40 और इस तरीके से, तो उस हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन या आने वाली जो वक्त है 10 मार्च, उसमें इस तरह से तो हम लोग अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। इट्स टू अर्ली नाउ।
तो हमें अभी उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें 2 अगर पोल हो गए हैं 2 फेज के आज, तो फिर 5 पोल बाकी हैं। तो इसमें सभी पार्टी को एज है, हर एक पार्टी अपनी जोर लगाएगी, और 5 फेजेस बहुत होते हैं। और जैसा कि सुनने में आ रहा था, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो इन्होंने डेटा या जो आदाद शुमार रखे हैं प्रेम कुमार जी ने, उसे तो हम कट नहीं कर सकते। वो तो डेटा है, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक हिस्ट्री का पार्ट है वो। 17 में क्या हुआ, एक मिनट 17 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या सेकंड फेज में जो बड़ी पार्टी होती है, मतलब ये समझा जाए कि सेकंड फेज एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है उस पार्टी के लिए, जीत के लिए? नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि क्या है कि अभी हमें जो ईस्ट में जाना है और इस सेंटर में जाना है, तो अभी जैसे लखनऊ है, गोरखपुर है, इस तरफ के जो जाएंगे हम, जौनपुर वगैरह में, आजमगढ़ में, तो उधर भी अभी बहुत ही वक्त अर्ली है इसका नाम, ये इन सीटों से जाके गवर्नमेंट बन जाएगी। मुझे नहीं लगता है। मैं वापस आता हूं प्रेम कुमार जी के पास। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक तो आपका एक हम कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव हो गया, और उस पर एक ये तर्क भी आ गया कि हम इसकी बुनियाद पर ही सिर्फ ये नहीं कह सकते। जहां तक रही बात फैक्ट की, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो एकदम एक फैक्ट है। लेकिन मैं आगे आता हूं। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में एंट्री हुई है, तो जो की प्लेयर है वो जाट से हटके इधर अब मतलब माइनॉरिटी का एक बड़ा जो है एक हिस्सा, और एक जो ओबीसी है उधर आ गया है। फिर इससे आगे जब ये शिफ्ट होता जाएगा, तो फिर जो है वो जो वहां पर डोमिनेंसी कुछ यादव बेल्ट ज्यादा होंगे। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि क्या ये वोटिंग पैटर्न आपको दिख रहा है कि 17 के मुकाबले काफी मुख्तलिफ है, या 17 के जैसा ही है? एक बात इस आपका उत्तर देने से पहले थोड़ा बोलना जरूरी है। जी बोलिए। कि जो हमने बताया कि ये इलाका सीट के हिसाब से जो लीड करता है उसकी सरकार बनती है, तो उसमें एक बात है कि जो कंस्टिट्यूएंट वोटर्स हैं धार्मिक आधार पर ही, तो वो बदले तो नहीं है, उसमें कोई फर्क तो नहीं आया, पहले भी वही था और अभी भी वही है। तो इसके बावजूद, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा होती है कि इनमें बहुत सारी सीटें मुस्लिम बहुल हैं, और खास करके अगर आंकड़ों में बताएं तो करीब 6 से 7 सीटें हैं जहां 55% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, वोटर हैं, और करीब 20 सीटें हैं जहां 40 या 45 के आसपास परसेंटेज के वोटर्स हैं। तो ये डिसाइड करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उस हिसाब से तो 27 सीट्स मुसलमान के डिपेंड करते हुए निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो तब तो फिर हर बार एक पार्टी जो मुस्लिम परस्त जिसको बोलिए, या मुस्लिम तुष्टीकरण बोलिए, या मुसलमान का ख्याल रखने वाला बोलिए, तो उसको हर बार जीत मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। जिसको सारे कम्युनिटी का वोट मिलता है वही लीड करता है, वही 30 को क्रॉस करता है आपके डेटा के मुताबिक। जी। इसके अलावा एक और बात है कि जब पोलराइज्ड वे में दोनों तरफ से पोलराइजेशन होता है, जैसे पिछले बार का चुनाव अगर हुआ तो मुजफ्फरनगर के साये में हुआ, उस घटना को याद दिलाते हुए हुआ, या सहारनपुर की घटना को याद दिलाते हुए हुआ, तो इस इलाके में पोलराइजेशन दोनों तरफ से हुआ। तो दोनों तरफ से हुआ तो ये मुस्लिम बहुल वाला फैक्टर दब जाता है, तब वो हिंदू बहुल हो जाता है वही इलाका, तो अचानक से वोटिंग पैटर्न के हिसाब से। लेकिन इस बार का चुनाव जो है धार्मिक आधार पर करने की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, न तो पहले चरण में दिखा और न दूसरे चरण में दिख रहा है। इसके समर्थन में मैं तर्क दूंगा कि अब भी जो वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न है उसमें आप, जैसे रामपुर की सीट है, रामपुर में मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन आप अभी परसेंटेज निकाल के देखिए, पूरे रामपुर शहर में सबसे कम वोट पड़ा है बाकी रामपुर के दूसरे विधानसभा के मुकाबले। क्यों? जबकि रामपुर में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। तो क्या प्रेम कुमार जी, क्या आप मानेंगे कि इसकी एक वजह यह भी है कि आजम खान जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों के बीच नहीं है? देखिए, इसका मतलब अभी तुरंत निकालना मुश्किल है जी। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं, क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर अभी देना मुश्किल है।
थोड़ा बाद में दिया जा सकता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो शहर का इलाका है, चाहे वो रामपुर ही क्यों ना हो, चाहे मुरादाबाद शहर ले लीजिए, शहर में मुरादाबाद शहर में भी वोटिंग प्रतिशत मुरादाबाद जिले के बाकी जगह के मुकाबले कम हुआ है। बरेली शहर में 45% वोटिंग दिख रहा है, मेरे ख्याल से पूरे बरेली में जो दिख रहा है उससे बरेली शहर में सबसे कम है। तो ये जो शहर में यही ट्रेंड हमें पहले चरण में भी दिखा था। तो इसका मतलब है कि गांवों में लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, और गांव में कौन वोटर हैं, तो गांव में किसान है, गांव में मुसलमान है, गांव में हिंदू भी है, लेकिन जहां डोमिनेंट एरिया वाली बात करें तो वहां मिक्स्ड है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इस चुनाव में जनता जो अभी तक वोट प्रतिशत जो है वो गांव से जवाब दे रही है, और वो बता रहा है कि एक 3-4 फैक्टर मैं देखता हूं जो कि महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से मैं कंक्लूजन निकालने में मुझे आसानी होती है। वो 3-4 फैक्टर ये है कि इस बार जैसे शिवपाल यादव लौटे हैं समाजवादी पार्टी में, तो यादव वोट का भी कंसोलिडेशन है समाजवादी पार्टी के साथ। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं इस तरफ, या धर्म सिंह सैनी आए हैं, तो उनकी जाति का वोट का भी कंसोलिडेशन कुछ हिस्सा जरूर इधर आया है समाजवादी पार्टी के तरफ। और इस बार मुसलमानों का वोट बढ़ता नहीं दिख रहा है, पिछले बार भी कम बटा था, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीएसपी को इस बार शायद वोट भी कम मिले। और एक और फैक्टर, जैसे इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो वहां पर भी कांग्रेस कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई। तो ये इन सारे फैक्टर्स को अगर देखते हैं तो ये वोट प्रतिशत का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ना बीजेपी के खिलाफ में मुझे लग रहा है। और शहर में जहां पर कि बीजेपी को अगर पोलराइजेशन होता हिंदू और मुस्लिम का, तो शहर में भी वोटिंग ज्यादा होती, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां दिखते, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद शहर हो, चाहे शाहजहांपुर हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है वोट परसेंटेज। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आप कैसे देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज से मिलने वाले जो हम कह सकते हैं कि एक इशारे को, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज है वहां वोटिंग कम हो रही है बनिस्बत रूरल एरियाज के, तो अगर ऐसा ही है या आपके पास कुछ दूसरा इसका लॉजिक है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा वक्त रहते परसेंटेज आ जाएगा, कैसे देखते हैं आप इस परसेंटेज को? अमीन साहब देखिए, ऐसा है कि आपके पास जो आंकड़े वोटिंग परसेंटेज के हैं वो 3 बजे के हैं, और ये हमें 7 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने वोटिंग परसेंटेज रहा आज का। जहां तक सवाल है, पिछली बार भी देखा गया था कि लास्ट में 60% हुआ था और 4.4% लेस था पिछली बार का, जो हमारे वेस्टर्न यूपी में था। अभी जब इधर की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोजीशन ये है कि हमारे तो कुछ कोविड की वजह से हमारे कुछ वोट कम हुए हैं, और दूसरी बात ये कि कोविड के डर के वजह से भी कुछ पढ़े लिखे ज्यादा लोग रहते हैं, इसको एक छुट्टियां मना लेते हैं ये लोग, जबकि इनको छुट्टियां नहीं मनानी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है एक तरीके का, और इसमें उनको खुल के वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाद में नुक्ताचीनी करते हैं कि साहब ये हमारा एमएलए काम नहीं कर रहा है, या ये कर रहा है, ये पार्टी काम नहीं कर रही है। तो ये एक अच्छा उनको मौका था, इस वक्त वो वोट करते। लेकिन देखने में आया पिछली बार भी कि शहरी इलाके में, और इस वक्त भी देखने को आया कि शहरी इलाके में वोट नहीं हुआ है। इसके लिए जबकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं इन शहरों में, सोसाइटियों में, शहर के अंदर, और उनके वर्कर्स भी हैं पार्टी के, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी इस वक्त कि क्या परसेंटेज रहा होगा, और मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इससे आपके या तो कल बात करूंगा या फिर 7 बजे के बाद बात कर सकता हूं। वो आपकी बात वो सही है, लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर ये कि ये तो फैक्ट है ना कि डेटा चाहे 3 बजे तक का हो या 4 बजे तक का हो, इसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि अर्बन एरियाज में पोलिंग कम है, रूरल में ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है? तो पहले फेज में भी हमने देखा कि अर्बन में कम वोटिंग हुई है, आप गाजियाबाद उसका बड़ा एग्जांपल है, रूरल में ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? जी देखिए, यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया ये तो वक्त बताएगा साहब। ठीक है, तो मतलब कोविड कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों के लिए मुसीबत बनेगी, चाहे कोविड के वजह कर नाराज होकर लोग वोट ना दें, या कोविड के वजह कर बचते बचाते हुए लोग बूथों तक ना जाएं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पूरे अंजाम किए हैं, पूरे ठीक है, पोलिंग पे इसको पब्लिसिटी की है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। चलिए, इस डिबेट की शुरुआत ही इतनी दिलचस्प एक डेटा से किया प्रेम कुमार जी ने कि पता नहीं, वो मुझे तो लगता है कि ये जो है एक फिर से कहीं ऐसा ही डेटा सामने ना आ जाए, कोई ठीक नहीं है। बहरहाल, मैं फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इसी के साथ हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आदाब।